1:15 तक का समय शेड्यूल में लिखा हुआ है मेरे लिए, तो मैं 1:15 पे ही समाप्त करूंगा। क्योंकि बहुत सारी बातें तो हम लोग करते रहेंगे ड्यूरिंग द सेशंस। हाँ, अभी जो कोई अलग से कुछ बात करने का है नहीं खास, तो छोटी छोटी बातें जो हमने सुबह की थी उसको थोड़ा सा एलेबोरेट कर सकते हैं। एक तो जो कि जिसको हम लोग कहते हैं नेचुरल प्रोसेस ऑफ लर्निंग, शिक्षकों की भूमिका वगैरह के बारे में हम बात नहीं करेंगे, वो जरा ऊंची बातें हैं। तो हमें हमारा जो मैंडेट है हम उतने ही पे रहेंगे, हमें पढ़ाना है ना, क्लासरूम में हमें पढ़ाना है, 20 साल बाद जो होगा देखा जाएगा। लेकिन जो एक लर्निंग है उसको हमें जरूर समझना चाहिए कि अगर हमने छोटा भी अपना लक्ष्य लिया है कि हम पढ़ाना चाहते हैं, क्लासरूम के अंदर में इफेक्टिवली टीच करना चाहते हैं, बच्चे सीखें उसमें से और साथ में हम भी सीखें उसमें से, तो उसकी क्या पद्धति होनी चाहिए। जो सिलेबस है, झाला साहब ने बिल्कुल कहा, आएंगे जाएंगे, नए सिलेबस होंगे, पुराने सिलेबस होंगे, किताबें बदलेंगी, लेकिन ये जो बेसिक फिलॉसफी है ये नहीं बदलेगी। जो लर्निंग है शिक्षकों की और विद्यार्थियों के क्लासरूम के अंदर में, वो एक बेसिक चीज़ है और वो हमेशा एक सी रहती है। तो एक बहुत मामूली सी बात हम कहेंगे कि छोटा बच्चा जब जन्म लेता है और 1.5 साल का होता है तो शब्द बोलने शुरू कर देता है, वाक्य बोलने शुरू कर देता है। 2 साल का होते होते वो अच्छे से कन्वर्सेशन शुरू हो जाते हैं उसके, और 3 साल में तो आप उसको स्कूल में ही डाल देते हो। 3 साल की उम्र होती है तो प्री स्कूल और नर्सरी और केजी वगैरह वगैरह, और जब स्कूल में डालते हैं तब तो बाकायदा टीचर उसका इंटरव्यू करते हैं और उनसे इंटरव्यू में वो सवालों के जवाब भी देता है, और उसके लिए उसको घर पे बहुत सारी चीज़ें सिखा भी दी जाती हैं, यहाँ तक कि काउंटिंग, 5 वो जानवरों के नाम, वो 5 फूलों के नाम, 5 रंगों के नाम वगैरह वगैरह, तो बहुत कुछ होता है। फिर वो स्कूल से घर में आकर के पूरा स्टोरी नरेट भी करता है कि आज क्या हो गया, 1 घंटे में क्या हो गया, दूसरे घंटे में क्या हो गया। तो ये जो इतनी सारी लर्निंग हो गई उसकी, एक पूरी की पूरी भाषा उसने सीख ली। जो भी आप घर में बोलते हो, आप गुजराती बोलते हो तो गुजराती, बंगाली बोलते हो तो बंगाली, भोजपुरी बोलते हो तो भोजपुरी, तमिल बोलते हो तो तमिल, जो भी घर में भाषा बोली जाती है, एक पूरी लैंग्वेज 2 साल होते होते, जन्म के बाद 2 साल होते होते बच्चा सीख जाता है। कैसे सीख जाता है? और केवल लैंग्वेज ही नहीं, बहुत कुछ सीखता है वो। उसको कलर्स डिफरेंशिएट करने आते हैं, लाल वाली फ्रॉक कौन सी है और पीला वाला बुशर्ट उठा लाओ तो पीला ही वाला बुशर्ट उठा के लाता है, और तो कलर्स पहचानता है वो एस्टिमेट्स कर सकता है। अभी हम कुछ करेंगे, एस्टिमेट्स के बारे में भी बातें करेंगे। वो एस्टिमेट्स कर सकता है चीजों का, चेहरा देख करके उम्र का एस्टिमेट कर सकता है। वो चेहरा देख करके किसको भैया बोलना है, किसको दादा बोलना है, किसको नाना बोलना है, किसको नानी बोलना है, चेहरा देख के डिफरेंशिएट कर सकता है। एक नया व्यक्ति घर में आकर अगर नॉक करे और ये बच्चा खोले तो किसको अंकल बोलना है और किसको अंकल नहीं बोलना है उसको पता होता है। तो एक एज का एस्टिमेशंस, गणित बहुत सारा उसको आता है, काउंटिंग आती है। आप 2 बड़ा है कि 3 बड़ा है, नीचे ऐसा वाला निशान लगाते हो, वैसा वाला निशान लगाते हो, वो निशान उसको पता नहीं होगा। मगर उसको आप 2 टॉफी दे दो और उसकी छोटी बहन को आप 3 टॉफी दे दो, तो फिर देखो क्या, तो गणित आता है ना उसको कि 3 बड़ा होता है 2 छोटा होता है, मालूम है उसको, काफी अच्छा खासा गणित आता है। फिजिक्स भी आती है उसको ठीक ठाक फिजिक्स आती है। न्यूटन के लॉज आते हैं उसको। 3 साल के बच्चे को न्यूटन के लॉ, या 2 साल के बच्चे को न्यूटन के लॉ बहुत अच्छी तरह से आते हैं। अगर वो बच्चा खेल रहा होता है किसी खिलौने से और खिलौना कहीं रख देता है चटाई के ऊपर और फिर दूसरे काम में लग जाता है
और 10-15 मिनट के बाद फिर से उसको खिलौने की याद आती है, तो वो खिलौना उठाने के लिए कहाँ जाता है? वहीं जाता है ना। क्यों? उसको पता है कि जो चीज कहीं रेस्ट में रखी हुई है वो रेस्ट में बनी रहेगी जब तक कि कोई उसको बाहर से फोर्स नहीं लगाया जाए। उसको पता है कि बिना फोर्स लगाए हुए चटाई से उठ करके टेबल पर नहीं जाएगी वो, इसीलिए उसी चटाई पर जाता है वो। और अगर वहां पर नहीं मिलता है वो खिलौना तो पूछता है किसने लिया, किसने लिया, किसने लिया, किसने उठाया, किसने उठाया। उसको पता है कि अगर वो वहां पर नहीं है, अगर वो रेस्ट में थी और रेस्ट में नहीं है, तो कोई ने कोई एक्सटर्नल फोर्स लगाए। तो ढूंढता है किसने लगाया वो एक्सटर्नल फोर्स। वो मम्मी से पूछेगा, वो भाई से पूछेगा, चाचा से पूछेगा, तुमने उठाया क्या, तुमने उठाया। इज इट नॉट न्यूटन्स फर्स्ट लॉ? क्या उस बच्चे को न्यूटन का पहला नियम नहीं आ चुका है 2 साल की उम्र के अंदर में? और आप सोचो उस बच्चे के साथ में आप गार्डन में जरा बॉल खेलो और आप यहां खड़े हो जाओ, बच्चे को 5 फीट पे खड़ा करो और बॉल फेंको, बॉल फेंको। उसके हाथ के एक्शन को देखना, कल्पना करना, घर में बच्चे होंगे, कल्पना करना उसके हाथ के एक्शन को, और फिर आप उससे 15 फीट दूर खड़े हो जाओ, बॉल फेंको, बॉल फेंको, बॉल फेंको। उसके हाथ के एक्शन की कल्पना करना, डिफरेंट होगा कि नहीं? वो पहले अगर ऐसे फेंकता है तो बाद में भी ऐसे ही फेंका क्या? नहीं नहीं, वो बकायदा ताकत लगाता है। उसको पता है अगर दूर तक जाना है, ज्यादा वेलोसिटी क्रिएट करना है, उसको ज्यादा एक्सेलरेशन देना है तो ज्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा, और कम एक्सेलरेशन देना है तो कम ही फोर्स लगाना पड़ेगा। आप उसके बगल में खड़े हो और आप कहो कि बॉल दो, तो कभी ऐसा तेज से बॉल नहीं फेंकेगा वो, कभी ऐसा तेज से बॉल नहीं फेंकेगा, हमेशा धीरे से फेंकेगा। तो कम एक्सेलरेशन के लिए कम फोर्स लगता है, ज्यादा एक्सेलरेशन के लिए ज्यादा फोर्स लगता है। एक्सेलरेशन इज प्रोपोर्शनल टू द अप्लाइड फोर्स। क्या यह उसको समझ नहीं आ चुका है क्या? 3 साल के पहले आ चुका है ना। और उसका वेक्टर कैरेक्टर भी उसको पता है, फोर्स और एक्सेलरेशन का। जिधर एक्सेलरेट करना होता है उसी दिशा में फोर्स लगाता है, दूसरी दिशा में फोर्स नहीं लगाता है। न्यूटन सेकंड लॉ भी उसको पता होता है। और 3 साल के बच्चे को आप बोलो दौड़ के जाओ तेजी से, जितना तेज दौड़ सकते हो, जाके दीवार में सिर दे मारो, आपकी बात मानेगा क्या? मानेगा क्या? अगर दौड़ के जाएगा भी तो दीवार के पास जाके स्लो हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? क्यों? उसको पता है जितनी जोर से मेरा सिर दीवार को मारेगा उतनी ही जोर से दीवार मेरे सिर को मारेगी। उसको पता है। न्यूटन का तीसरा नियम नहीं है क्या ये? इतना सारा फिजिक्स कैसे सीख लिया उसने? इतना सारा मैथमेटिक्स कैसे सीख लिया उसने? इतना सारा सोशल साइंस कैसे सीख लिया उसने? इतनी सारी लैंग्वेज कैसे सीख ली उसने? ह्यूमैनिटीज कैसे आ गई इतनी सारी? वो जो लर्निंग है, आप कल्पना करो, हाउ फास्ट इज द लर्निंग। 2 साल के अंदर 2.5 साल के अंदर इतना सारा सिलेबस सीख लिया उसने। और हम लोग इतने से सिलेबस को सिखाने के लिए हम लोग सालों खच पच करते रहते हैं। एक लैंग्वेज, पहली लैंग्वेज उसने 2.5 साल के अंदर सीख ली थी, 2 साल के अंदर सीख ली थी। और दूसरी वाली लैंग्वेज सिखाने के लिए हम 12 साल तक मेहनत करते रहते हैं, और वो दूसरी वाली लैंग्वेज नहीं आती है ना। उसके लिए हमें बड़े परिश्रम करने पड़ते हैं, बड़े पापड़ बेलने पड़ते हैं। ये जो लर्निंग का प्रोसेस है, मनुष्य का नेचुरल प्रोसेस ऑफ लर्निंग जो है, वो मुझे समझना चाहिए। और अगर हम उस नेचुरल प्रोसेस ऑफ लर्निंग को समझेंगे और अपने क्लासरूम की टीचिंग को उसके अनुसार ट्यून करेंगे तो ज्यादा इफेक्टिव होगा ना। और उसके नेचुरल लर्निंग की जो प्रोसेस है उसको अगर हम नहीं समझेंगे,
और हम अपने ढंग से उसको लर्न कराने की कोशिश करेंगे, तो क्या होगा? वही होगा जो एक ऑसिलेटिंग सिस्टम को आप बाहर से फोर्सिंग पीरियोडिक फोर्स लगाइए उसके ऊपर, जिसकी फ्रीक्वेंसी उसकी नेचुरल फ्रीक्वेंसी से बिल्कुल डिफरेंट हो, है ना। अगर कुछ ऑसिलेट कर रहा है और आप उसके ऊपर एक बाहर से अलग से फोर्स लगा करके और उसको चाहते हैं कि और ज़्यादा ऑसिलेट करा दें, लेकिन आपने जो एक्सटर्नल फोर्स लगा रखा है उसकी फ्रीक्वेंसी उसकी नेचुरल फ्रीक्वेंसी से अगर बहुत अलग हो जाती है, तो क्या उसका एम्पलीट्यूड बढ़ता है? नहीं बढ़ता है ना, घट जाता है, जो है उससे भी घट जाता है। हाँ, है तुम्हारे पास वो कुछ वो पेंडुलम है ना? हाँ, इसको खोलना जरा, इसको खोलना, इसको खोलना। ओके, अब देखो ये पेंडुलम है यहाँ पे, ये पेंडुलम है यहाँ पे, इसकी ये एक नेचुरल फ्रीक्वेंसी है ना। और मैं चाहता हूं कि इसका जरा तेज कर दूं और इसको एनर्जी दे दूं, मैं अपनी तरफ से और फोर्स लगा दूं इसके ऊपर। और ये देखो ये स्केल्स को पकड़ करके और हम ऐसा ऐसा करके फोर्स लगाते हैं इसके ऊपर, ऑसिलेट, हम भी ऑसिलेट कराते हैं इसको। अब देखो ये इसके नेचुरल फ्रीक्वेंसी से चल रहा है और हम भी इसको ऑसिलेट कराते हैं, क्या हुआ? अगर हम अगर हमने कुछ ना किया होता तो ये कंटिन्यू करता है, और हमने करना शुरू कर दिया और इसका क्या हुआ? यही होता है क्लासरूम में, यही होता है क्लासरूम के अंदर में। वो अपनी नेचुरल फ्रीक्वेंसी से पहले 3 साल तक आगे बढ़ रहा था, हमने उसको और आगे बढ़ाने के लिए शिक्षक लेकर के आ गए, किताबें लेकर के आ गए, स्मार्ट बोर्ड और वो बोर्ड लेकर के आ गए, परीक्षाओं का सिस्टम लेकर के आ गए, सब कुछ किया हमने उसको और आगे बढ़ाने के लिए। हुआ क्या? ओके, लेकिन अगर इसी फ्रीक्वेंसी से ही हमने भी फोर्स लगाया होता तो देखिए क्या होता। अगर ये बहुत हल्का हल्का भी चल रहा होता और न भी चल रहा होता, और अगर हमने उसी फ्रीक्वेंसी से फोर्स लगाया होता तो देखिए क्या होता, देखिए क्या होता। बाहरी फोर्स जो हम लगा रहे हैं यहां से, वो बाहरी फोर्स इसको कितना ज्यादा एम्पलीट्यूड दे पा रहा है, कितना ज्यादा इसको आगे बढ़ा पा रहा है। बढ़ रहा है ना एम्पलीट्यूड, बढ़ रहा है ना। फर्क सिर्फ इतना है कि हम जो उसको फोर्स दे रहे हैं उसकी नेचुरल फ्रीक्वेंसी के बराबर फ्रीक्वेंसी का फोर्स दे रहे हैं, और हमने अगर उससे कम ज्यादा फ्रीक्वेंसी का, अलग फ्रीक्वेंसी का फोर्स दिया तो रुक जाएगा, उसका विकास रुक जाएगा। उसको समझना बहुत आवश्यक है। अब समझने की कोशिश करें हम लोग, पहले 3 साल में क्या था, कैसे सीखा उसने। सबसे पहले 3 साल के अंदर में कोई उसको ये नहीं कहने वाला था कि पीछे मत देखना। पहले 3 साल में बच्चे को कोई ये नहीं कहता है कि सामने देखो, पीछे मत देखो। 3 साल के बाद जब क्लासरूम में आ जाता है और वो बैठा दिया जाता है एक सीट के ऊपर, दूसरा बच्चा दूसरी सीट पे, तीसरा बच्चा तीसरी सीट पर, पीछे दूसरी रो है, उसके पीछे अगली रो है, शिक्षक सामने खड़ा होता है और किसी बच्चे ने अगर मुंडी घुमा ली तो उसको तुरंत कहा जाता है पीछे नहीं देखना है, सामने देखना है। पहले 3 साल में ऐसा कभी नहीं हुआ था, पहले 3 साल में ऐसा कभी नहीं हुआ था। पहले 3 साल में उसको कभी नहीं कहा गया था कि तुम्हारा इंग्लिश का लर्निंग चल रहा है इस समय में, शांत होकर के सुनो। उसको कभी नहीं कहा गया था। वो उसको मर्जी हो जितना बोले, मर्जी हो जितना चेंचा करे, उसको कभी रोका नहीं गया था। लेकिन क्लासरूम के अंदर में उसने अगर अपने बगल में बैठे हुए बच्चे से बातें शुरू कर दी तो तुरंत डस्टर पटका जाता है जोर से,
कीप क्वाइट, कीप क्वाइट, शांत रहो, हल्ला नहीं करो, बातें मत करो। मैं एक ऐसे ही शिक्षकों की कार्यशाला हो रही थी उसके अंदर में, और जब हमारा भाषण सब खत्म हो गया तो एक शिक्षक उठे प्राइमरी में, वो कहते सर चौथे पांचवे क्लास के बच्चे जब होते हैं तो उसको तो हम पढ़ा ले जाते हैं, लेकिन पहली क्लास के बच्चों को पढ़ाना तो बहुत मुश्किल काम है। उसको कैसे पढ़ाएं, वो तो सुनते ही नहीं है, बात ही नहीं मानते, ध्यान ही नहीं देते, कंसंट्रेशन ही नहीं है उनका, वो तो संभलते ही नहीं है। चौथी पांचवी क्लास के बच्चे हो जाते हैं, उसके बाद वो सुनते हैं। तो मैंने उनको कहा आप ये सोचो कि उस आप पहली क्लास के बच्चे पे कितना अत्याचार करते हो। वो पहली बार आपके क्लास में आया है, स्कूल में आया है, उसके पहले उसकी क्या जिंदगी थी, शान की, आलीशान, राजसी ठाठ थे उसके, राजसी ठाठ थे उसके। वो मुस्कुरा देता था तो सारा घर चहक उठता था। वो किलकारी मारता था तो सब लोग हा हा करते थे, सब लोग उसको गोद में उठा लेते थे। वो उछलता था, कूदता था, सब लोग उसको हाथों हाथ लेते थे। उसको जब इच्छा होती थी तब वो खाता था, जब इच्छा होती थी तब वो पीता था, जब इच्छा होती थी तो कूदता था, जब इच्छा होती थी तो बैठता था, जहां इच्छा होती थी वहां पसर जाता था, जहां पर इच्छा होती थी वहां पसर जाता था। आपने क्या किया? आपने उसकी सारी आजादी छीन ली, आपने उसकी सारी आजादी छीन ली। यहां बैठो, इतनी देर तक बैठो, बात नहीं करना, किसी की चुटिया मत खींच लेना, किसी का ये नहीं कर लेना, ध्यान से सुनो। अरे कब कहा था भैया पहले 3 साल में कि ध्यान से सुनो? कब कहा था 3 साल के अंदर में कि ध्यान से सुनो? मेरे को सुनो, आप सुनाओ उसको, उसकी मर्जी होगी तो सुनेगा, नहीं मर्जी होगी तो नहीं सुनेगा, लेकिन यहां मेरे को सुनो, मेरे को सुनो। आपने उसके ऊपर इतना अत्याचार करके रखा हुआ है, और वो प्रोटेस्ट में अगर आपको थोड़ा डिफाई कर जाता है, आपके कहने के बावजूद भी वो दाएं बाएं झांक लेता है, आपके कहने के बावजूद भी थोड़ा किसी से बातें कर लेता है, आपके कहने के बावजूद भी आपको नहीं सुन करके और कुछ सोचता है, तो आप उसकी कंप्लेन करते हो, उसकी आप शिकायत करते हो। चौथी पांचवी तक आते आते वो बच्चा समझौता कर चुका होता है। इतने विरोध प्रदर्शन किए, इतने विरोध प्रदर्शन किए, लेकिन सुनवाई नहीं हुई। वो कॉम्प्रोमाइज कर लेता है, समझौता कर लेता है कि चलो अब ठीक है, यही जिंदगी है। और तब आप कहते हैं कि बच्चा डिसिप्लिन्ड हो गया है। अब बच्चा जो है वो डिसिप्लिन्ड हो गया है, पहले बच्चा बड़ा उच्छृंखल था। ये नेचुरल प्रोसेस ऑफ लर्निंग से हट करके जो हम फोर्स लगा रहे हैं, उसकी जो प्रगति की जो दर थी उसको हम एकदम से कम कर दे रहे हैं अपने सिस्टम के अंदर में। हमें इसको ध्यान रखना चाहिए। और वाइस चांसलर साहब ने एक बहुत अच्छी बात कही कि वो जो हम शिक्षक के नाते हम खड़े हैं और ये बच्चे के नाते जो हमारे सामने बैठा है, एक बड़ा सा गैप है, 15 साल का, 20 साल का, 25 साल का, 30 साल का गैप है। वो 10 साल का बच्चा बैठा है वहाँ पे, 5 साल का बच्चा बैठा है वहाँ पे, 12 साल का बच्चा बैठा है, 15 साल का बच्चा है, हम 40 साल के हैं, 35 साल के हैं, 55 साल के हैं, 60 साल के हैं। तो एक बड़ा गैप है। और ये बिल्कुल सही बात है कि इवोल्यूशन जो होता है, तो इवोल्यूशन में लोगों की जो क्षमताएं होती हैं वो बढ़ती है। आज से 25,000 साल पहले जो क्षमता थी मनुष्य की, आज उससे बहुत अधिक क्षमता है। इवोल्यूशन का मतलब ही यही होता है। तो हमारे सामने जो बच्चा बैठा है उसकी क्षमता हमसे अधिक है, इससे कोई इनकार नहीं हो सकता। उसकी समझने की क्षमता, क्यूरियोसिटी, ग्रास्पिंग, वो सब कुछ हमसे ज़्यादा है। हम एक ही चीज़ में उससे ज़्यादा हैं कि हमें ज़्यादा चीज़ों की इन्फॉर्मेशन मेरे पास है, उसके पास कम है।
लेकिन हम जितने नई चीज़ क्रिएट कर सकते हैं, अपने जितना इन्फॉर्मेशन है मेरे पास, उससे हम जितना नया क्रिएशन कर सकते हैं, जितना इन्फॉर्मेशन उसके पास है, उस प्रपोर्शन में आप जाइए, वो उससे कहीं ज़्यादा नई चीज़ें क्रिएट कर सकता है। तो हमारे जो विद्यार्थी है उनको थोड़ी हमें आज़ादी देनी पड़ेगी, थोड़ी उसकी नेचुरल फ्रीक्वेंसीज के साथ में चलना पड़ेगा। अब ये अलग चीज़ होती है कि हम वो कैसे आज़ादी देते हैं उसको। मैं क्लास 8 में साइंस पढ़ा रहा हूँ, आप सोचते होंगे कि ये बड़े बड़े भाषण IIT कानपुर का प्रोफेसर दे रहा है तो ठीक है, अपना वो स्वनिर्मित भाषण नहीं। मैं क्लास 8 को आज की तारीख में, आज के साल में, इस साल में साइंस पढ़ा रहा हूँ NCERT की किताब से, और मैंने कई सारे चैप्टर्स कर लिए हैं और कुछ चैप्टर्स अभी करने बाकी हैं जो कि फरवरी तक मैं ख़त्म करूँगा, मार्च में उनकी परीक्षाएं होती है। तो वो मैं अपने अनुभव ही आपको बांट रहा हूँ। हमें भी वही करना है, हमें भी क्लास का सिलेबस करना है, हमें भी उसको स्नेल्स लॉ बताना है, हमें भी उसको ओम्स लॉ बताना है, हमें भी जो किताब में लिखा है वो उसको प्रैक्टिस करानी है। लेकिन हमने अपनी क्लास में, जिस स्कूल में मैं पढ़ाने जाता हूँ, अंडर प्रिविलेज्ड किस्म का स्कूल है वो, अभी 2 साल पहले तक उस स्कूल की फ़ीस 20 रुपये प्रति महीना थी, अभी उसकी बढ़ाकर 50 रुपये प्रति महीना की गई है। उस प्रकार के सेक्शन के वो बच्चे होते हैं। तो हमने स्कूल को आग्रह किया कि मैं ये कक्षाएं लूँगा और मैं उनको पढ़ाऊँगा, क्योंकि मुझको खुद से लर्न करना है, बच्चों के लर्निंग प्रोसेस के साथ एक्सपेरिमेंट्स करना है। तो मेरे को आप पूरा क्लास का 8 का साइंस का सिलेबस 1 साल का दे दो, हम कराएंगे इसको। लेकिन मुझे एक क्लासरूम, थोड़ा रेगुलर क्लासरूम जो आपके हैं उससे थोड़ा दूर देना, क्योंकि मेरे बच्चे हल्ला बहुत करेंगे और आपके बाकी के क्लासेस उससे डिस्टर्ब होंगे, तो प्रिंसिपल के नाते आप हम पर नाराज़ होंगे। तो इसलिए मेरे को एक क्लासरूम अलग कहीं थोड़ा हट करके दे देना, और उन्होंने वो कर दिया मेरे लिए। एक हॉल है बड़ा सा जिसके अंदर में कि वो प्रैक्टिस, डांस का प्रैक्टिस या कोई कार्यक्रम होता है तो वो सब करते हैं, वगैरह वगैरह, मल्टीपर्पज़ टाइप का है। तो वो हमें दे दिया कि इसमें आपकी क्लासेस लो। पहला हमारा मंत्र है जो हम अपने ऊपर लागू करते हैं, कभी भी किसी बच्चे को हल्ला करने से मना नहीं करना है। कभी भी हमें ये नहीं बोलना है कि शांत रहो, कभी भी हमें नहीं बोलना है कि मुझे सुनो, बगल वाले से क्यों बात कर रहे हो। और मैं इसको फॉलो कर रहा हूं पिछले 4, 6, 5 महीने से। एक बार भी मैंने बोला नहीं है, एक बार भी मैंने बोला नहीं है कि पीछे नहीं देखना है, बगल में नहीं देखना है, ये करना है, वो करना है, मैंने नहीं बोला है। तो ये जो एक नेचुरल इन्वायरमेंट है। अच्छा, दूसरी चीज़ क्या है नेचुरल प्रोसेस में, उन्होंने जो लर्न किया है वो इवेंट से लर्न किया है ना, घटनाओं से उन्होंने लर्न किया है। 0 से 3 ईयर के बीच की जो लर्निंग है उसके अंदर में कोई टेक्स्ट बुक तो थी नहीं, कोई लेक्चर नोट्स तो थे नहीं, कोई डेमोन्स्ट्रेशन तो थे नहीं। उसने जो कुछ भी सीखा, चाहे भाषा सीखी हो, विज्ञान सीखा हो या गणित सीखी हो, उसने जो कुछ भी सीखा है वो जो घटनाएं हो रही थी उन्हीं में से सीखा है, जो देख रहे हैं उसमें से सीख रहे हैं। तो इसलिए जो सिखाने वाली बात है नेचुरल प्रोसेस में, अगर हम जाना चाह रहे हैं, उनके नेचुरल फ्रीक्वेंसी के साथ मैच कराना चाह रहे हैं, तो हमें ऐसा इन्वायरमेंट क्रिएट करना चाहिए कि जो चीज़ हम सिखाना चाह रहे हैं वो चीज़ का एक इवेंट हो, उस चीज का वो एक आसपास में वातावरण हो, वहां से वो सीखें। एंड वी आर वेरी फॉर्चुनेट एज साइंस टीचर्स, वी आर वेरी फॉर्चुनेट, क्योंकि ये पूरी जो कायनात है, ये पूरी जो कायनात है वो हमारी साइंस की लेबोरेटरी है। और खासकर जो फिजिक्स का पोर्शन है वो तो बहुत ही ज्यादा। हमें लाइट की बात करनी है तो है ना, लाइट, सूरज है, लैंप्स हैं, कैंडल्स हैं, है ना लाइट। तो हम वहाँ से क्यों ना शुरुआत करें, वहाँ पर क्यों ना अंत करें, वहीं पर क्यों ना हम लाइट की बातें करें। अगर हमें बिजली की बात, विद्युत की बात करनी है तो है ना, इसके लिए हमें कोई स्पेशल अलग जगह जाने का ज़रूरत नहीं है। अगर हम मोशन की बात करते हैं, रेस्ट की बात करते हैं तो है ना। तो हमारे इवेंट से सीखने की जो एक नेचुरल प्रोसेस होती है
कि बच्चे सीखते हैं घटनाओं को देख करके, राइट। उसका लॉजिक, उसका आर्ग्यूमेंट, उसका वो अलग चीज़ है, वो अपने मैच्योरिटी के साथ विकास होता है। बट जो रियल कंटेंट लर्निंग है दैट इज़ फ्रॉम इवेंट्स, मोस्ट ऑफ इट। तो वो हम सिचुएशन क्रिएट कर सकते हैं क्या, जहाँ की हम चीज़ें इवेंट्स के माध्यम से उनके सामने ला सके। तो ये सारा चीज़ करके तीसरी चीज़ होती है कंसंट्रेशन। बच्चों का कंसंट्रेशन आप कितना उम्मीद करते हो, कितनी देर तक वो किसी एक चीज पे कंसंट्रेट कर सकते हैं? जी हाँ, 20 मिनट। अरे बच्चों पर तो अत्याचार है। 20 मिनट तक एक चीज पर कंसंट्रेट कर सकते हैं, कर सकते हैं, बशर्ते कि वो 20 मिनट आप उसको प्लान करने में आपने 200 मिनट लगाए हों। और मैं वो करने की कोशिश करता हूं, क्योंकि मेरा पीरियड जो है वो 75 मिनट का होता है। क्योंकि क्लास का रेगुलर वहाँ का स्कूल का शिक्षक तो हूँ नहीं मैं, तो 35 मिनट का पीरियड से मेरा काम चलेगा नहीं, और बार बार हर बार 35 मिनट के लिए फिर आना जाना, तो मेरा पीरियड जो है वो 75 मिनट्स का होता है, और मुझे 75 मिनट्स तक बच्चों को कंसंट्रेट कराना होता है। और बच्चों का कंसंट्रेशन का जो लेवल है एट दैट लेवल, क्लास 8, 13 साल का, 12-13 साल का जो उम्र है, मेरे हिसाब से नेचुरल वे में वो, हाँ 5 मिनट से ज्यादा नहीं, 3, 4, 5 मिनट से ज्यादा नहीं, 3 से 5 मिनट्स, राइट। नेचुरल वे में उतनी ही देर तक वो कंसंट्रेट करेंगे एक विषय के ऊपर, एक चीज के ऊपर। ओके, तो अब मुझे वो पूरा प्लान जो करना है अपने 75 मिनट्स का, वो ऐसा करना है कि बच्चे उस माहौल के अंदर में रहें और उनका ध्यान भटके नहीं। और इसके लिए बच्चों को इन्वॉल्व कराना पड़ता है, बच्चों को एक्टिविटी में इन्वॉल्व कराना पड़ता है, क्योंकि वो घटनाओं से सीखते हैं, वो घटनाओं से सीखते हैं। तो हमें अपने 75 मिनट के पीरियड के अंदर में, और हमेशा तो 3 तरह की चीज़ें हमें करनी होती हैं। लेक्चरिंग तो करनी होती है, उसके बाद हम डेमोन्स्ट्रेशंस करते हैं, जैसे अभी हमने आपको ये पेंडुलम हिला करके डेमोन्स्ट्रेशंस किया, वो करते हैं। और तीसरा जिसमें कि हम उनको उनसे एक्सपेरिमेंट कराते हैं। अब हम आपको एक उदाहरण देते हैं, 8वीं क्लास के, उसके अंदर में स्नेल्स लॉ है, त्रिकोणमिति नहीं है, उनके गणित के कोर्स में त्रिकोणमिति नहीं है, लेकिन यहाँ पे साइन आई बटा साइन आर बराबर म्यू करना होता है। ओके, तो हमने क्या किया, हमने पहले तो उनको लाइट की बेंडिंग दिखाई। हम एक टब लेकर के गए, उस टब में हमने पानी डाला, उसमें हमने लेजर डाली, स्ट्रेट लाइन में चलती है ये उसको दिखाया। कहते हैं ना प्रकाश क्या सीधी रेखा में गति करता है। किसने देखा है, किसने देखा है? आप प्रकाश को देखते हो क्या, रोशनी को आप देखते हो क्या? तो सीधी रेखा में चलता है ये किसने देखा है? रोशनी को ही नहीं देखते हम तो रोशनी को ही नहीं देखते। हम तो टेबल देखते हैं, हम तो फर्श देखते हैं, हम तो वो देखते हैं, बल्ब देखते हैं हम, लेकिन रोशनी कहाँ देखते हैं? और उसका रास्ता कहाँ देखते हैं? सीधी रेखा में चलता है। नेचुरल प्रोसेस लर्निंग ये नहीं है कि हम उनको बता दें कि सीधी रेखा में चलता है, याद करो। नेचुरल प्रोसेस है कि उसको आप कहने का जरूरत नहीं है, आप उसको बताओ, दिखाओ, उसको घटना पैदा करो। तो हमने टब में पानी ले लिया, थोड़ा सा उसके अंदर डेटॉल डाल दिया, एक लेजर डाला ग्रीन कलर का, एकदम बढ़िया स्ट्रेट लाइन में चला, दिखा। वो अलग बात है, 8वीं क्लास में हम ये नहीं कहेंगे कि क्यों दिखा, जब वो इधर जा रहा था तो इधर वालों को क्यों दिखा। लाइट अगर ऐसे जा रही थी तो आपको क्यों दिखी? वो लाइट तो उधर जा रही थी, आपकी आंख में पड़ेगी तब तो आपको दिखेगी। तो वो ठीक है, उसकी चर्चा हमने नहीं की 8वीं क्लास के अंदर में। अगर हम 11वीं 12वीं में होते तो उसकी भी चर्चा कर लेते, लेकिन दिखा कि हाँ लाइट जा रही है, स्ट्रेट लाइन में जा रही है। फिर हमने धुआं लगाया, उसके ऊपर ढक्कन लगाया, उसके ऊपर ट्रांसपेरेंट ऊपर से डाला, धुएं में भी वो दिखाई पड़ी, इधर भी दिखाई पड़ी। करेंगे, अभी ऑप्टिक्स का क्लास कल ही है मेरा। तो बेंड होता है ये घटना से, उन्होंने सीखा, हमने नहीं बताया।
हमने नहीं बताया कि जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाता है तो वो अपवर्तन के समय में वो बेंड हो जाता है, ऐसा हमने नहीं बताया उनको। लेकिन जब उन्होंने देख लिया कि बेंड हो रहा है तब हमने बताया और तब हमने लिखाया भी। तो एक तो पहले ये हो गया। उसके बाद हमने क्या किया, उसके बाद फिर हमने सबको पन्ने बांट दिए। ये तीसरी चीज मैं कह रहा था, अगर आपको उनको कंसंट्रेशन अपने सब्जेक्ट के ऊपर रखना है तो आपको उनको सबको चुपचाप बैठ के मेरी तरफ देखो, मेरी बातें सुनो और मेरे एक्सपेरिमेंट्स देखो। उससे आगे हट करके उनको खुद को उसके अंदर में लगाना पड़ेगा। सबको पन्ने बांट दिए, सबको स्केल बांट दिया, सबको ये बांट दिया, बनाओ भाई, लाइन खींचना है, लाइन खींचो, परपेंडिकुलर डालो, चांद है वहां पे वो प्रोटेक्टर, सब लोग खींच रहे हैं। उसके बाद 45 डिग्री पे ऐसा लाइन डालो और जो उधर मेरे बॉक्स के अंदर में है उसके साथ उसको कोरिलेट कर रहे हैं हम। ये देखो, ये वाली जो जा रही है ना 45 डिग्री पे, यही लाइन आप यहां डालो। फिर बेंड हो गई तो हमें भी बेंड करना है। अब वहां पे मैंने उनके साथ चीटिंग की। हाँ, मैंने उनके झूठ बोला, और झूठ ये बोला कि मैंने अपनी लेबोरेटरी में इस एंगल को मेजर किया है, जो मैंने नहीं किया था। ये 45 डिग्री पे जब मैंने डाला और बेंड हो गई तो मैंने मेजर किया था, वो 32 डिग्री पर गई थी, नॉर्मल से 32 डिग्री पे गई थी। तो आप अपने कागज पे 32 डिग्री पे लाइन डाल दो। तो 32 डिग्री पे सभी बच्चों से लाइन डलवा ली। तो अब हमारे पास इंसिडेंट रे हो गई। क्या फर्क है? अमूमन क्लासरूम में ये काम शिक्षक करता है, एक बोर्ड पर लाइन डालता है और कहता है कि नीचे पानी है, ऊपर हवा है। फिर एक दूसरी लाइन डालता है, कहता है कि ये अभिलंब है। यहां क्या बोलते हैं अभिलंब को? लंब बोलते हैं। अच्छा, नहीं, हिंदी में लंब और अभिलंब दोनों अलग अलग चीजें होती है। लंब होता है जब आप एक लाइन के ऊपर दूसरी लाइन परपेंडिकुलर डालते हैं तो उसको लंब बोलते हैं। लेकिन एक सरफेस के ऊपर जब आप परपेंडिकुलर लाइन डालते हैं तो उसको अभिलंब बोलते हैं। सपाटी पर दो, हाँ, ओके, सपाटी, ओके। तो शिक्षक डाल देते हैं उसको, और उसका शिक्षक एक तीसरी लाइन खींच लेते हैं, कैल्शियम कार्बोनेट की लाइन, और वो कहते हैं कि ये इंसिडेंट रे है। और एक चौथी लाइन खींच देते हैं, कहते हैं ये रिफ्रैक्टेड रे है, अपवर्तित किरण है। ये काम शिक्षक करते हैं। हमने ये काम खुद से नहीं किया, बच्चों से करवाया। और करवाने के पहले मेरा बॉक्स तैयार है, बॉक्स के अंदर में दिख रहा है, इंसिडेंट रे दिख रही है, बेंड होती हुई रे दिख रही है, और तब बच्चे बना रहे हैं उस फिगर को। और उस फिगर को बनाने के बाद उस इंसिडेंट रे पर कोई पॉइंट लेकर के और परपेंडिकुलर पे परपेंडिकुलर डाल दो, ये सब उनको हम इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं। रिफ्रैक्टेड रे में वहां से एक परपेंडिकुलर डाल दो, फिर इसको सेंटीमीटर नापो। ये सब में बच्चों का अच्छा लगता है, मन लगता है उनको। तो उस समय में वो दूसरी बातें नहीं सोचते, तो वो सब नाप करके और वहां पे लिख रहे हैं। और फिर हमने अच्छा इसका रेशियो निकाल दो, इसका रेशियो निकाल दो। तो साइन आई का मान निकलवा लिया उस ट्रायंगल से, साइन आर का मान निकलवा लिया उस ट्रायंगल से। और सब बच्चों को अलग अलग साइज के ट्रायंगल्स बनाने को हमने, मतलब कहा ही नहीं कि कितने साइज का बनाना है। किसी ने छोटा बनाया, किसी ने बड़ा बनाया, किसी ने दूर से परपेंडिकुलर डाला, किसी ने नजदीक से। लेकिन फाइनली जब साइन आई और साइन आर का जब रेशियो निकाला तो चिल्ड्रन देमसेल्व्स वेर सरप्राइज्ड कि सबका एक ही जैसा रेशियो आ रहा है, सबका 1.5, सबका 1 के आसपास। किसने कितने अच्छे से अपना ड्राइंग किया है उसके अनुसार, बट सबके आसपास आ रहा है। किसी का 1.48 आ रहा है, किसी का 1.51 आ रहा है, सबका एक ही जैसा आ रहा है। अब ये एक ही जैसा आ रहा है, दिस वाज एन एलिमेंट ऑफ सरप्राइज, क्योंकि किसी ने छोटा बनाया था, किसी ने बड़ा बनाया था, किसी ने यहां से डाला था, किसी ने वहां से डाला था, किसी का ऊपर वाला लंबा बड़ा ट्रायंगल था, नीचे वाला छोटा था, किसी का इधर क्या, अलग अलग ढंग, सबका 1.48, सबका 1.50। तो एलिमेंट ऑफ सरप्राइज इज अनदर ब्यूटीफुल थिंग। एलिमेंट ऑफ सरप्राइज अगर आती है तो सारे बच्चे एकदम ध्यान से उसको देखते हैं और उसको एंजॉय करते हैं, उसको ग्रहण करते हैं, उसको रजिस्टर करते हैं।
अब आ गया, अब हमारा सारा मामला तैयार हो गया। इतनी देर तक बच्चों ने एक्टिविटी की है, वो 5-6 मिनट हमें सुन लेंगे, 4-5 मिनट हमें सुन लेंगे। उस समय हमने सब बता दिया कि जब तक ये पानी हवा है ना, तब तक आपको यही रेशियो आने वाला है। 45 नहीं भी करोगे तो भी यही रेशियो आने वाला है। इस रेशियो को साइन कहते हैं, इस रेशियो को इस एंगल का साइन कहते हैं, और इसका बटा इसका जो होता है वो एक ही रहता है, कांस्टेंट रहता है, उसको रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कहते हैं, अपवर्तनांक कहते हैं, ब्ला 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 ब्ला। वो सारा भाषण 3-4 मिनट के अंदर में हो गया, उनका कंसंट्रेशन उतनी देर रहता है। तो इवेंट्स क्रिएट करना, एंड फॉर्चुनेटली इन फिजिक्स वी कैन डू दैट। इन मोस्ट ऑफ दी चैप्टर्स हम वैसा कर सकते हैं, इवेंट्स क्रिएट कर सकते हैं, जिसमें डिमॉन्स्ट्रेशन इज वन एस्पेक्ट, एक्सपेरिमेंट इज, बच्चों से एक्सपेरिमेंट इज अनदर एस्पेक्ट, और हमें लेक्चर तो देना ही है। तो हम इस तरह के क्लास का हमने नाम दिया है LED क्लासेस, लेक्चर एक्सपेरिमेंट डिमॉन्स्ट्रेशन। तो हमारे LED क्लासेस होते हैं, हमारे साइंस के क्लासेस LED क्लासेस होते हैं, और हमारा एक स्लोगन है, साइंस क्लासेस शुड बी सेफ, सेफ, SAFE। हाँ, मुझे याद नहीं है। सेफ विथ फन एंड लास्ट वाला FE जो है विथ फन एंड एंटरटेनमेंट। और इधर साइंस एक्टिविटी है, क्या है, सेफ, साइंस एक्टिविटीज विथ फन एंड एंटरटेनमेंट। ये हमारा स्लोगन है, इसको लेकर के हम अपना सारा डिजाइन करते हैं। तो ऐसा करते हुए हम लोग एक कोशिश करेंगे अगर कि हम अपने साइंस के क्लासेस को, देखो वो आप बोलोगे ये सब करने बैठ गए तो सिलेबस कैसे खत्म होगा। और सिलेबस खत्म करके ही कौन सा उपकार कर रहे हो? सिलेबस खत्म ही करके कौन सा उपकार कर रहे हो? मत को, वो खत्म करने का क्या है, जिस दिन मैं कह दूंगा खत्म हो गया उस दिन खत्म हो गया। हाँ, तो हम एक दिन के अंदर में इतना सारा कह देंगे कि हाँ हो गया खत्म, हो गया खत्म। थोड़ी सी लर्निंग, और लर्निंग मतलब सेल्फ लर्निंग, वो बहुत ज़्यादा बैसाखी नहीं पकड़ाने का, राइट। वो अपने पैरों पर अगर बच्चा खड़ा नहीं हो पा रहा है, चलना जिस समय सीख रहा है बार बार गिर जाता है, उस समय में उसको अगर आप व्हीलचेयर पकड़ा दोगे, कितना बड़ा क्राइम होगा वो, कितना बड़ा क्राइम होगा। तो बच्चों को पढ़ाने के समय में अगर हमने उसको जरूरत से ज्यादा सहायता कर दी तो गए काम से। आपने उसका बहुत 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 बड़ा अपकार किया है, उपकार नहीं किया है आपने। एक अच्छे शिक्षक की परिभाषा मैं करीब 15 साल पहले तक समझता था कि अच्छा शिक्षक वो जो चीजों को इतनी अच्छी तरह से एक्सप्लेन कर दे कि बच्चों को तुरंत समझ में आ जाए और कुछ पूछने की जरूरत ही ना बचे। करीब 15 साल पहले हमने ये रियलाइज किया कि नहीं 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 नहीं, ये हम क्या कर रहे हैं, ये हम क्या कर रहे हैं, ये तो हम बहुत गलत काम कर रहे हैं। अगर हमने बच्चों को सोचने की व्यवस्था नहीं की, उनका थॉट प्रोसेस मैंने डेवलप नहीं किया, थिंकिंग करने की उनकी क्षमता विकसित नहीं हुई, स्ट्रगल नहीं करवाया उनसे, और हमने इतनी अच्छी तरह से पढ़ा दिया कि सारी चीजें अच्छे से समझ में आ गई, तो हमने बच्चे का भला नहीं किया है, बच्चे का बुरा किया है। तो इधर के पीरियड में हमने अपने स्ट्रेटेजीज चेंज किए हैं। जरूरत से ज्यादा सहायता नहीं करना है, उसको सेल्फ लर्निंग करने के का वातावरण पैदा करना है, उसको थिंकिंग का वातावरण पैदा करना है। लर्निंग वर्सेस थिंकिंग। हम आपको एक छोटा सा एग्जांपल देंगे। अभी एक हफ्ते पहले हमारे घर के अंदर में और सरसों का तेल वो मशीन से पिरा करके और हम लोग घर में लेकर के आए। उस सरसों का जो दाना होता है, क्या बोलते हैं, मस्टर्ड, हाँ, तो उसके दाने वो हमारे खेत में उपजे, तो इकट्ठे हुए, फिर बाद में उनको हमने मशीन में ले जा करके उसका तेल बनवाया, और एक प्लास्टिक का जो बर्तन आता है ढक्कन वाला, बड़ा सिलिंड्रिकल बर्तन, हाँ, उसके अंदर में लेकर के हम करीब करीब उसके नेक से थोड़ा नीचे तक लेकर के आए, घर में रखा गया। घर में हमारे एक स्कूल गोइंग स्टूडेंट है, तो हमने उसको बोला कि भाई हमें इसका वॉल्यूम चाहिए, आप नापो, नाप के हमें बताओ कि ये कितना वॉल्यूम है।
अब वो सिलिंड्रिकल तो दिख रहा था, पाई आर स्क्वायर इंटू एच, ये तो पता है, एच नापना है, आर नापना है। तो उसने एक प्लास्टिक का स्केल लिया, लेकर के उसने एच तो फटाफट नाप लिया, हाइट तो फटाफट नाप ली, लिख लिया उसको। अब ये रेडियस कैसे नापे या डायमीटर कैसे नापे? तो मुझे तो मालूम था कि कैसे नापना चाहिए, हमने नहीं बताया उसको। उसने ऐसा ट्राई किया, वैसा ट्राई किया, फिर अपनी मम्मी को बुलाया और किचन में जो स्लैब है, जो स्लैब होता है किचन में, उस पर उठा करके उसने उसको रखा। मम्मी को कहा कि थोड़ा पकड़ के रखना, गिरे नहीं, और उसको सरका करके आधा स्लैब के ऊपर आधा स्लैब के बाहर ऐसा रखवाया और कहा पकड़ के रखना, गिरे नहीं। और उसके बाद स्केल नीचे लगाया, लगा के डायमीटर नाप लिया, आधा कर लिया तो रेडियस हो गया, पाया उसका 6.5 लीटर उसने मेरे को बता दिया, विच वॉज क्वाइट एक्यूरेट, विदिन 5% 6%। मैं उसको कह सकता था कि एक डोरी लेकर के घुमा दो, लेकिन हमने नहीं कहा। उसके थिंकिंग वाले सेल्स को मैंने मौका दिया काम करने का। अगर हमने उसको वो बता दिया होता तो उसकी लर्निंग हुई होती, थिंकिंग नहीं हुई होती। जब ये हो गया, वो थिंकिंग सेल्स के काम पूरे हो गए उसके, और हमने उसको शाबाशी दे दी कि हाँ बहुत बढ़िया बताया तुमने, बहुत अच्छी तरह नापा। उसके बाद मैंने उसको बताया कि ऐसे भी कर सकते थे, ऐसे भी कर सकते थे। तो बहुत आतुर मत रहिए अपने बच्चों को सिखाने के लिए। अपने बच्चों को हम सिखा दे ज्यादा से ज्यादा चीजें, ये भी ठीक नहीं है। उनको स्वयं से सीखने दीजिए। उनकी अपनी एक नेचुरल प्रोसेस है लर्निंग की, उस नेचुरल प्रोसेस को आप इनकरेज कीजिए, उसके लिए आप वातावरण क्रिएट कीजिए, उसको वहां से सीखने दीजिए। सिलेबस तो पूरा हो जाता है, उसमें कौन सी बड़ी बात। ओके, बाकी बहुत सारी चीजें हैं जो हम आपको धीरे धीरे बताएंगे। हम एक दो चीजें और करना चाहेंगे। एक यहाँ पर, अच्छा चलो हम ही करते। कोई आ जाइए मेरे सहायता के लिए, आप आ जाइए। आप गलत जगह बैठे हैं, आपको हम बार बार उठाएंगे। के बैठे सर, इस पर बैठ जाइए। ओके, बैठ जाइए, आराम से बैठ जाइए। और आपका जो पैर है, कोई भी एक पैर, दाहिना या बायां, उसको कई सारे लोग होते हैं ना, बातें करते समय पैर ऐसे हिलाते रहते हैं। तो आप प्रयास पूर्वक मत हिलाइएगा, उसको हिलने दीजिएगा, ठीक है। तो ऐसा पैर हिलाइए आप, प्रयास मत कीजिएगा कि हाँ हमको हिलाना है करके। उसको आराम से हिलने दीजिए। आप कुछ और सोचिए, दूसरे लोगों से बातें कीजिए, इसको हिलने दीजिए, ठीक है। हिला रहे हैं ना, हिलाइए सर, हिलाइए। हाँ, एक पैर, वन, दाहिना वाला करिए और ज्यादा थोड़ा सा बड़ा एम्पलीट्यूड दीजिए। सर लोग इनके इस ऑसिलेशन का टाइम पीरियड नाप के बताइए। 10 ऑसिलेशन का टाइम पीरियड नाप के बताइए। आपके सबके मोबाइल में स्टॉप वॉच होगी। फोन रिवॉल्यूशन, इंपैक्ट ऑफ फोन रिवॉल्यूशन। बिल्कुल लूज, बिल्कुल भी स्ट्रेस मत दीजिएगा, खाली बस हिलता रहे पैर। जल्दी माप दिला, ताक लाग 10 सेकंड। हाँ, 10 सेकेंड्स, 10.88। ओके, हिमांशु सर का जरा पैर का लंबाई नाप के बताना। हाँ, 56 सेंटीमीटर। 56 सेंटीमीटर सर प्लीज। अब थोड़ा ये सोचिए, अगर इसको हम 56 सेंटीमीटर का सिंपल पेंडुलम मान ले तो टाइम पीरियड कितना होना चाहिए, वो हमें थोड़ा कैलकुलेशन करके बताइए। 56 सेंटीमीटर लंबे पेंडुलम का टाइम पीरियड कितना होना चाहिए? आपको सूत्र याद है? T = 2 पाई
अंडर रूट एल, जरा सा कैलकुलेशन करिए तो। डिवाइड बाय 10 ले ले सर जी, जी 10 ले ले। हाँ जी 10 लीजिए। मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, लेंथ इज 56 सेंटीमीटर्स। ऐसा कुछ होता है क्या? अब मैं एक अंदाजा ले रहा हूँ केवल, आप अच्छे से करो। मैंने थोड़ा रफ कैलकुलेशंस किए मैंने, 10 से तो ऊपर नीचे गुना कर दिया मैंने, ये 10 को तो बाहर ले लिया, ये 5.6 बना, 24 का कितना 576 होता है स्क्वायर, 2.4 का 5 हाँ तो उसी आसपास है ये 2.4, इसलिए उसको ले लिया। हाँ और फिर उसको इससे ये 2 पाई है, ये ऐसा कुछ हो गया। ये करीब करीब इसका 1/4 हो रहा है, तो इसको 4 से भाग लगाया तो 1.5 अराउंड मेरे को ऐसा आ रहा है। इट्स वेरी रफ कैलकुलेशन। 1.48 सर। 1.48 आ रहा है ना, हाँ ठीक है, ओके, सो इट्स नॉट दैट बैड। ओके, जो नापा था आपने वो 1 सेकेंड नापा था ना, लगभग 10 ऑसिलेशन में 10 सेकेंड, 10.88 सेकेंड, और इस सिंपल पेंडुलम को करने से मानने से हो रहा है 1.5 सेकेंड्स। इट्स नॉट ए गुड अप्रोक्सीमेशन। होना भी चाहिए, सिंपल पेंडुलम में तो धागा होता है, सारा मास नीचे होता है, और यहां तो पूरा पैर है। व्हाट शुड वी डू नाउ? हमें कैसा कैसा इसका दूसरा अच्छा अप्रोक्सीमेशन क्या लेना चाहिए? जो पैर है वो सिंपल पेंडुलम जैसा नहीं है। सिंपल पेंडुलम में एक धागा होता है जिसका मास नेग्लेजिबल होता है, और सारा मास नीचे में होता है। यहां मेरा ऊपर से नीचे तक पैर जो है, हाँ, तो नेक्स्ट बेस्ट अप्रोक्सीमेशन जो आता है, इसको एक यूनिफॉर्म रॉड मान लीजिए। हाँ, एक यूनिफॉर्म रॉड मान लीजिए, और तब उसका क्या टाइम पीरियड होता है, उसके लिए भी कुछ फॉर्मूले होते हैं, वो निकालो। What the message I am giving is create situations। मुझे मोमेंट ऑफ इनर्शिया बताना है, मुझे कंपाउंड पेंडुलम पढ़ाना है, मुझे 2 पाई स्क्वायर रूट आई बाई एम जी डी पढ़ाना है मुझे। फर्ज करो क्लास 11th में है, 9th में नहीं है, लेकिन अगर मुझे ये पढ़ाना है 2 पाई स्क्वायर रूट आई बाई एम जी डी, तो बजाय एक स्टेटमेंट देने के फॉर ए कंपाउंड पेंडुलम, फॉर ए फिजिकल पेंडुलम द टाइम पीरियड इज गिवन बाय दिस, अगर हमने ये एक्टिविटी पहले करी, एक नेचुरल इवेंट पहले क्रिएट किया, उसका टाइम पीरियड नपवा लिया, और ये आना चाहिए मुझे, क्योंकि ये तो नप गया, ये तो नप गया, और वहां से मैं लेकर के जाऊं, इससे तो नहीं आया भाई, तो इससे आता है क्या, और उससे अगर आ जाए, और तब मैं बताऊं कि ओके ऐसा होता है कंपाउंड पेंडुलम, वैसा होता है, तो दिस विल बी क्लोजर टू द नेचुरल प्रोसेस ऑफ लर्निंग। तो ये प्लान करने में बहुत समय जाएगा, और आप देखो जितनी देर तक ये सब कर रहे थे, ये पैर हिला रहे थे, आप स्टॉप वॉच लगा रहे थे, वीडियो ले रहे थे, उतनी देर तक आप यही कर रहे थे ना, यही कर रहे थे ना, और कुछ नहीं कर रहे थे ना। तो ये बच्चों को पूरे 35 मिनट, 40 मिनट, 50 मिनट, 75 मिनट अपने साथ कैसे इन्वॉल्व करना है, उसके लिए प्लानिंग में बहुत टाइम जाएगा, बट यू कैन डू इट। और वो करके जब लेकर के आएंगे, तो आप देखो फिर नेचुरल फ्रीक्वेंसी और आपकी फोर्सिंग फ्रीक्वेंसी सेम होगी,
या आसपास होंगी और किस तेजी के साथ में वो एम्पलीट्यूड बढ़ेगा। ओके, सो आई क्लोज इट हियर। थैंक यू।